कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। इस गांव की तरफ वैन आ रही थी। उन वाहनों के ऊपर एयरफोर्स वालों का नजर था। दरअसल एयरफोर्स वाले ये सोच रहे थे कि ये इनके टारगेट्स हैं। अपने सिस्टम के जरिए कार के अंदर बैठे इंसान को देखने की ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं देख पाते हैं। इनका जो सिस्टम था वो इन्हें बता रहा था कि सामने जो टारगेट है वो 51% मैच हो रहा है। यहाँ पर हम सेक्रेटरी कैलेस्टर को देखते हैं, जिनका काम था ऑर्डर दे करके इन सभी को उड़ा देना। लेकिन कैलेस्टर चाहता था कि 100% मैचिंग हो, इसके बाद ही वो कोई एक्शन ले। वो बेवजह किसी को जान से मारना नहीं चाहता था। कैलेस्टर पीएम के पास कॉल करता है और उससे सारी बातें बताता है। पीएम कहते हैं कि अगर वो हमारा टारगेट हुआ तो हम पर मुसीबत आ सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम उस जगह को पूरी तरीके से उड़ा दो। पीएम के ऑर्डर को सुनने के बाद कैलेस्टर भी खुद को रोक नहीं पाता है। मेयर लैंड के एयरफोर्स रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक प्लेन को उड़ाते हैं। उस प्लेन की मदद से ये लोग मिसाइल को लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह से जोरदार धमाका होता है और बहुत भारी नुकसान होता है। सीन कट होता है और हमें जेरी नाम करके एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि कॉपी कैबाना में काम करता है। इस समय जेरी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही थी। पैसे न होने की वजह से वो अपना रेंट तक नहीं चुका पा रहा था। खैर, घर पहुंचने के बाद उसके पास एक कॉल आता है और कॉल के जरिए उसे मालूम चलता है कि उसके भाई ईथन की मौत हो चुकी है। दरअसल जेरी का भाई ईथन एयरफोर्स में काम करता था और एक ट्रक एक्सीडेंट से उसकी मौत हुई है। भाई को खो देने की वजह से वो बहुत मायूस हो गया था। भाई का अंतिम संस्कार करने के बाद वो जाके अपने डैड से मिलता है। इन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि दोनों ही एक दूसरे से नाराज हैं। उसके डैड जेरी से कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो यहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन जेरी अपने माता पिता के साथ वहाँ रुकता नहीं है। उसके डैड उसे $1000 का चेक देते हैं, जिसे लेकर के वो दोबारा शहर की तरफ चला आता है। अब इसी शहर में हमें रिचल नाम करके एक औरत को दिखाया जाता है। उसका बेटा सैम फ्लूट बजाता है। सैम के जो पिता है वो इनके साथ में नहीं रहते हैं। दरअसल सैम अपने टीचर के साथ में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा था, क्योंकि उसे प्रैक्टिस करना था और पीएम के मीटिंग में जा करके फ्लूट को बजाना था। अब अगले सीन में हमें फिर से जेरी को दिखाया जाता है, जो कि पैसों को निकालने के लिए एटीएम के पास आया हुआ था। फिर यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उसके बैंक में इस समय $7,51,000 कहीं से आ गए हैं। इतने सारे पैसों को देख करके वो बहुत हड़बड़ा जाता है और डर करके सीधा घर पर जाता है। अपने कमरे पर जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि उसके कमरे में ढेर सारे बॉक्सेस आए हुए हैं। जब जेरी इन बॉक्सेस को खोलता है तब इसमें बहुत ही खतरनाक वाले हथियार रखे गए थे और उसके ही नाम का ढेर सारा पासपोर्ट भी बना हुआ था। तभी जेरी के फोन पर एक कॉल आता है और वो कोई अननोन नंबर से था। फोन पर एक लड़की थी जो जेरी से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, FBI तुम्हारे पास पहुंचने वाली है। लेकिन जेरी उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और अगले ही पल FBI हमला करके जेरी को पकड़ लेती है। अब आप समझ गए होंगे कि FBI वालों ने जेरी को क्यों पकड़ा है। और जेरी इसलिए नहीं भाग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो बेगुनाह है और FBI वाले उसकी बात मान लेंगे। उसके सामने एक अधेड़ उम्र का FBI का एजेंट बैठा हुआ था, जिसका नाम था मॉर्गन। मॉर्गन उससे कहता है कि तुम्हारे कमरे में हमें जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ तुम्हारे खिलाफ में है, मतलब कि तुम्हारा बचना नामुमकिन है। जिसके बाद जेरी कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो एक आम इंसान हूँ जो कि कॉपी कैबाना में काम करता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे बैंक में इतने सारे पैसे कहाँ से आए और वो बॉक्सेस कहाँ से आया, मुझे ये भी नहीं पता है। मॉर्गन कहता है कि तुम्हारे खिलाफ में जो सबूत हमें मिला है, जिससे साबित होता है कि तुम एक देशद्रोह हो। इसके बाद मॉर्गन बाहर आता है और एजेंट जोई से मिलता है। दरअसल जोई एयरफोर्स की हेड ऑफ कमांडर है। एक प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जेरी का भाई जो ईथन था, जो कि मर चुका है, वो इसके अंडर में ही काम करता था। उसका कहना था कि ईथन की मौत हो जाने के बाद से ही जेरी के साथ में ये सब कुछ होना शुरू हुआ है। अगले सीन में हम रिचल को एक बार के अंदर देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रही थी। उसी समय रिचल के फोन पर सैम का कॉल आता है, जिससे वो बात करने के लिए बाहर आ जाती है। जैसे ही वो कॉल को रिसीव करती है तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और ये वही लड़की थी जो जेरी से बात कर रही थी। उसकी बातों को सुनने के बाद रिचल समझ जाती है कि सामने वाला जो कोई भी है वो सच कह रहा है। अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो सैम को सच में मार सकती है। वो रिचल से कहती है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी है, तुम्हें उसके अंदर जाकर के बैठ जाना है। रिचल अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसकी बातों को मान लेती है। अगले सीन में हमें फिर से जेरी को दिखाया जाता है। उसके लिए एक कॉल आया था। जब वो कॉल पर जाकर के बात करता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उसके पास पहले भी कॉल किया था।
जेरी उसकी आवाज सुन करके बहुत डर जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला। तब वो लड़की कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तुमने नहीं भागा, इसीलिए तुम यहाँ पर फंसे हुए हो। खैर कोई बात नहीं, इस जगह से भागने के लिए मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। इतना कहने के बाद पता नहीं कैसे लेकिन वो बिल्डिंग के ऊपर हमला करवा देती है। वैसे जेरी यहाँ से भागना तो नहीं चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ FBI वाले गन से उसे शूट कर रहे थे। दोनों तरफ से जेरी फंसा हुआ था, इसलिए वो जंप कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। जंप करने के बाद वो ट्रेन की पटरी पर गिरता है और फिर वो जाकर के ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। तभी जेरी देखता है कि अचानक से जो उसके बगल में इंसान बैठा हुआ था उसका फोन बज रहा था। जेरी जब फोन को उठाता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो वही लड़की है जो कि जेरी से कहती है कि ट्रेन में बैठे रहना, ट्रेन से उतरना मत। मना करने के बाद भी वो उसकी बात नहीं मानता है। वो ट्रेन से उतर करके दूसरे ट्रेन में जाकर के बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो जो कोई भी था वो ट्रेन का एक्सीडेंट करवा देता है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि उसने किसी को जान से नहीं मरवाया। इस बार जेरी के पास जब कॉल आता है तब वो जेरी से कहती है कि स्टेशन से बाहर जाओ, वहाँ पर एक कार खड़ी है, उसमें जाकर के बैठ जाना। दरअसल यही वो ब्लैक कार है जिसमें रीचल भी बैठी हुई थी और इस तरीके से इन दोनों के बीच में मुलाकात होती है। इस लड़की को देख करके जेरी को लगा कि यही वो लड़की है जो उससे सब कुछ करवा रही है। इसी वजह से ये दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन बाद में ये कंफर्म हो जाता है कि वो कोई और है जो इन्हें ऑर्डर दे रहा है। उस लड़की के कहने पर रीचल कार को चलाती है और काफी दूर निकल जाती है। इस दौरान अभी भी कुछ पुलिस वाले थे जो अपनी कार से इनके कार का पीछा कर रहे थे। कार को भगाते हुए रीचल उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर इन्हें ऑर्डर दिया गया था जाने के लिए। यहाँ पर पहुंच जाने के बाद जो इन्हें ऑर्डर दे रहा था वो कार को उठा करके तालाब में फेंकने वाला था। इसी वजह से उसके कहने पर ये लोग कार से जंप कर देते हैं और नीचे आकर के गिरते हैं। वैसे रात के समय में ही यहाँ पर मॉर्गन आकर के पहुंच चुका था और तहकीकात कर रहा था। ठीक इसी जगह पर रीचल और जेरी भी छुपे हुए थे, लेकिन वो इन लोगों को नहीं दिखाई देते हैं। ये दोनों अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन उन दोनों के बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता है। अगले सीन में हमें मेयरलैंड के उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर हाईटेक हथियार बनाया जा रहा था। इन हथियारों की पावर इतना ज्यादा खतरनाक थी कि कई किलोमीटर में सब कुछ तबाह कर सकती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन हथियारों के 2 बॉक्स को चोरी कर लिया गया है, पता नहीं कैसे, लेकिन शिकागो के एक जगह पर उसे पार्सल भी कर दिया जाता है, जहाँ पर हम एक कारीगर को देखते हैं जो कि उस डायमंड को बाहर निकालता है। वैसे तो उसकी नजर में वो एक डायमंड है, लेकिन हमें पता है कि वो एक विस्फोटक का काम करती है। वो डायमंड को एक आकार दे करके उसका एक नेकलेस बना देता है। अगले सीन में हम रीचल और जेरी को देखते हैं जो कि पैदल ही जा रहे होते हैं। उसी समय इनके पास एक इंसान एक कार लेकर के आता है जो कि वो भी बहुत परेशान था। वो कार की चाबी इनके सामने फेंक देता है और कहता है कि अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। यह कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। हालांकि उसी समय जेरी के फोन पर एक कॉल आता है और वो कॉल लड़की का था जो उससे कहती है कि उसे रोको वरना वो मारा जाएगा। जिसके बाद जेरी उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उसी समय खंभे में से एक वायर टूट जाता है, जिसकी वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है। इस नजारे को देख कर के ये दोनों बहुत डर जाते हैं और इन्हें भी मालूम चल जाता है कि फोन पर जो कोई भी है वो बहुत ही खतरनाक है। इधर एयरफोर्स की तरफ से कुछ बंदे आते हैं जो कि जोई को अपने साथ लेकर के जाते हैं। दरअसल सेक्रेटरी कैलेस्टर जोई से बात करना चाहता था, इसीलिए उसने जोई को अपने पास बुलाया था। वो जोई को अपने साथ लेकर के एक खुफिया जगह पर जाता है जहाँ पर जोई की मुलाकात मेजर टॉम से होती है। दरअसल जोई को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया था ताकि वो पता कर सके कि ईथन की मौत एक एक्सीडेंट है या जानबूझ करके उसे मारा गया है। अंदर के साइड में वो यहाँ पर बड़े बड़े गोल्डन कलर के गोले को देखती है जो कि पूरी दुनिया पर नजर रखने का काम करती है। दरअसल इस जगह को इन लोगों ने नाम दिया है ईगल आई, और जो मशीन है जो सबके ऊपर नजर रखने का काम करती है उसका नाम इन लोगों ने रखा है आर्या। उस लड़की के कहने पर जेरी एक मॉल के अंदर जाता है और वहां जाने के बाद वो कॉल पर उससे बात करता है। उस लड़की के कहने पर जेरी ऊपर मॉनिटर वाले कमरे में जाता है जहाँ पर एक सूटकेस रखा हुआ था जिसको वो उठा लेता है। यहाँ पर वो लड़की जेरी से कहती है कि सामने जो तुम देख रहे हो वही मेरी पहचान है। इतना सुनने के बाद जेरी समझ जाता है कि जो लड़की उसे ऑर्डर दे रही है वो कोई लड़की असल में है ही नहीं बल्कि वो एक कंप्यूटर है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बात हो रही है आर्या की, वही है जो इन लोगों से सब कुछ करवा रही है। वो इन लोगों से ये सब कुछ क्यों करवा रही है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर ये दोनों देखते हैं कि आर्या ने इन दोनों के लाइफ से जुड़ी पुराने से पुरानी
तस्वीर वीडियो सेव करके रखी थी, जिसको वो चालू करके इन लोगों को दिखाती है और इन्हें बताती है कि इनके बारे में वो सब कुछ जानती है। आर्या के कहने पर ये लोग सूटकेस को लेते हैं और उसे ले करके हवाई अड्डे पर चले जाते हैं, जहाँ इन्हें एक बंदा मिलता है जो इन्हें पासपोर्ट देता है और कहता है कि जा करके टिकट को खरीद लेना। कैमरे की मदद से मॉर्गन को भी मालूम चल गया था कि ये दोनों हवाई अड्डे पर ही आए हैं, इसलिए वो यहाँ पर आ जाता है। मॉर्गन की नजर जैसे ही इन दोनों के ऊपर पड़ती है तब वो अपनी गन को निकाल लेता है और इनका पीछा करने लगता है, लेकिन मॉर्गन इन्हें पकड़ पाता उससे पहले ही ये दोनों एक कार्गो के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। दरअसल सूटकेस के अंदर 2 इंजेक्शन था और आर्या के कहने पर ये दोनों इंजेक्शन को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेते हैं और फिर कार्गो प्लेन से ये लोग यहाँ से रवाना हो जाते हैं। ईथन का एक्सीडेंट होने से पहले वो ईगल आई के अंदर ही था और काम कर रहा था। ईगल आई से बाहर निकलने से पहले ईथन अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। दरअसल वो एक मोर्स कोड था, जिसको जब टॉम देखता है तो वो समझ जाता है कि आखिर ईथन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ईथन ने इनके लिए एक मेमोरी कार्ड रखा था, जिसको जोई आराम से ढूंढ लेती है। उस चिप को लगाने के बाद जब जोई ईथन के वीडियो को देखती है तब उसे मालूम चल जाता है कि आखिर ईथन की मौत कैसे हुई और जेरी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है। जोई फौरन मॉर्गन के पास कॉल करती है और उसे सारी बातें बता देती है, जिससे मॉर्गन को मालूम चल जाता है कि जेरी बेगुनाह है। इसके बाद जोई कैलेस्टर के पास आती है और उसे वो वीडियो दिखाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्या यहाँ पर इन लोगों को स्कैन करके इनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी और वाइब्रेटर की मदद से वो इनकी बातों को सुन भी लेती है। आर्या को मालूम चल गया था कि ये लोग सच्चाई से रूबरू हो चुके हैं। दरअसल आर्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इसी वजह से ईथन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। ईथन ने एक बायोमेट्रिक लॉक लगा दिया है, जिसकी वजह से आर्या कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। अब आर्या आखिर आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गई थी, इसके बारे में कैलेस्टर इन लोगों को बताता है। वो इन्हें बताता है कि मूवी के शुरुआत में हम अपने टारगेट का पीछा कर रहे थे। आर्या ने जब टारगेट को स्कैन किया तो उसका 51% दावा था कि ये टारगेट हमारा नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी पीएम ने हमें ऑर्डर दिया और इसीलिए मैंने भी मिसाइल को लॉन्च करवाया, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए। मिसाइल लॉन्च होने के बाद जब धमाका हुआ तो उस धमाके में बूढ़े बच्चे जवान बहुत से लोग मारे गए थे। बाद में हमें मालूम चला कि आर्या बिल्कुल सही कह रही थी, वो टारगेट हमारा नहीं था, हमने बेगुनाह लोगों को मार दिया। आर्या भले ही एक मशीन है, लेकिन फिर भी वो इंसानों की तरह सोच समझ सकती है, क्या गलत है क्या सही है ये जान सकती है। इसी गलती की सजा वो हमें देना चाहती है, वो कुछ बड़ा करने वाली है। अब टॉम और जोई कमरे से बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन कैलेस्टर कमरे से बाहर नहीं जा पाता है क्योंकि आर्या ने उसे कमरे के अंदर ही लॉक कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रीचल और जेरी को आर्या अपने ईगल आई के अंदर लाने में कामयाब हो जाती है। ईगल आई के अंदर पहुंच जाने के बाद आर्या जेरी से कहती है कि तुम्हें बायोमेट्रिक स्कैन करना है और इसके बाद तुम आजाद हो। दरअसल ईथन ने बायोमेट्रिक लॉक लगाया था, लेकिन उसका भाई जेरी बायोमेट्रिक लॉक को हटा सकता है क्योंकि ब्लड ग्रुप और आवाज दोनों की बिल्कुल सेम थी। जैसे ही जेरी कंप्यूटर पर लिखे हुए शब्दों को दोहराता है तो बायोमेट्रिक लॉक हट जाता है। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि आर्या के टारगेट लिस्ट में लगभग 12 सरकार है। दरअसल आर्या इन लोगों को खत्म करने के बाद पूरे सत्ता को बदलना चाहती है। यहाँ जेरी को मालूम चलता है कि ईथन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि आर्या ने उसका एक्सीडेंट करवाया था। बायोमेट्रिक लॉक दोबारा न लगे, इसीलिए आर्या रिचल से कहती है कि तुम जेरी को मार दो, जिसके बाद वो उसके बेटे को छोड़ देगी। वैसे जेरी भी कहता है कि तुम मुझे मार दो और अपने बेटे को बचा लो। वैसे मैं आपको बता दूं कि जेरी आर्या की बातों को इसलिए मान रहा था क्योंकि वो रिचल की हेल्प करके उसके बेटे को बचाना चाहता था। यहाँ रिचल उसके ऊपर गन तान करके उसे मारने की कोशिश तो करती है, लेकिन नहीं मार पाती है। उसी समय यहाँ पर गन लेकर के मॉर्गन आ जाता है और मॉर्गन को देखने के बाद जो रिचल थी वो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन जेरी पकड़ा जाता है। मॉर्गन उसे लेकर के जाता है और इधर रिचल के पास एक और बंदा आता है जो उसे लेकर के अपने साथ जाता है। वो बंदा रिचल को लेकर के अपने कमरे पे जाता है जहाँ वो रिचल की नकली आइडेंटिटी बनाता है। साथ में वो उसे कुछ कपड़े भी देता है और कहता है कि तैयार हो जाओ, तुम्हें पीएम की मीटिंग में जाना है। इधर मॉर्गन जेरी से कहता है कि तुम्हें हर हाल में धमाका होने से रोकना होगा। जब
जब ये दोनों बात कर रहे थे तब आर्या कैमरे की मदद से इन लोगों के लोकेशन का पता लगा लेती है, जिसके बाद आर्या सिग्नल को जाम करके इनके ऊपर कार से हमला करती है। हमला करने की वजह से मॉर्गन काफी जख्मी हालत में हो जाता है, लेकिन वही जेरी बिल्कुल ठीक ठाक था। मॉर्गन जेरी को अपना गन देते हुए कहता है कि फौरन पीएम के मीटिंग में जाओ, धमाका वहीं होने वाला है, व्हाइट हाउस को खाली करवा देना। इधर हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है जो कि फ्लूट बजाने के लिए पीएम के मीटिंग में जाने वाले थे। यहाँ पर हम सैम को भी देखते हैं। दूसरी तरफ जो रीचल थी वो भी तैयार होने के बाद व्हाइट हाउस के अंदर पहुंच चुकी थी। कुछ समय के बाद आर्या ने जितने भी लोगों को टारगेट बना करके रखा था वो सारे नेता व्हाइट हाउस के अंदर आते हैं। पीछे के साइड में जो जेरी था वो गार्ड को बेहोश करने के बाद उसके कपड़ों को पहन लेता है और इस तरीके से वो आराम से अंदर आ जाता है। जब सैम फ्लूट को बजा रहा था तब हमें मालूम चलता है कि उस बॉम्ब का बटन फ्लूट के अंदर है। सैम बटन को दबाता उससे पहले ही जेरी आ जाता है और वो गन फायरिंग करने लगता है, जिसको देख जो गार्ड लोग थे वो जेरी को गन से शूट कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि जोई और टॉम ये दोनों मिल करके आर्या को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। इस तरीके से दोस्तों इन लोगों की वजह से इतना बड़ा धमाका होने से बच जाता है। वैसे मशीनों को इसलिए बनाया जाता है ताकि जब सरकार न रहे तो वो दुनिया को संभाल सके, उन्हें गाइड कर सके, लेकिन मशीन कभी कभी हमें नुकसान पहुंचा देती हैं। जेरी ने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए पीएम उसे सम्मानित करते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।